हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानश्री क्लासेस के यूट्यूब सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज में। ये हमारा अभ्यास सीरीज जो है ये आपके एग्जामिनेशन तक चलने वाला है और ये बहुत दिनों से चल रहा है। लगभग 80 से ऊपर सेशंस इसका ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आपने उन सेशंस को नहीं देखा है तो इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये सेशन है, तो उनको भी जरूर देखिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है तो प्लेलिस्ट में जाके देखिए और देखिए, देखते हुए आंसर भी करना है आपको। तो चाहे वो सेशंस देख रहे हो चाहे ये सेशन देख रहे हो, आपको देखने के बाद उसको आंसर भी करना है साथ साथ में। जैसे जैसे मैं आपको बोलता जाता हूँ, हर क्वेश्चन के बाद आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जाके और आंसर करना होता है। तो इससे आपका जो है एक आदत भी डेवलप होगा आंसर करने का। जब एग्जामिनेशन में भी बैठोगे तो वहाँ पर भी आपको बहुत हेल्प होगा इस वजह से। तो स्टार्ट करते हैं 3 दिसंबर का ये सेशन। और आज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, हमारा बहुत एफर्ट जाता है इन सेशंस को बनाने में और डेली आप तक ये पहुंचाने में। मंडे टू सैटरडे आपके सेशंस होते हैं, यानी संडे ऑफ होता है और टाइमिंग 12:15 दोपहर में होता है, 12:15 बजे। इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाता है। रोज रात को 10 बजे डेली पीडीएफ आपको मिलता है, तो वहाँ से आप पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस जो है यहाँ से आप करके और एग्जामिनेशन में आप देखेंगे कि आपको बहुत हेल्प मिलेगा। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग स्ट्रेटजीज emphasizes द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल थ्रू द एनालिसिस एंड इवेल्युएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इशूज रादर देन रोट मेमोराइजेशन। यानी निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति जटिल मुद्दों के विश्लेषण और मूल्यांकन के माध्यम से आलोचनात्मक सोच कौशल के विकास पर बल देती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम क्रिटिकल थिंकिंग स्किल को डेवलप करने के बारे में, ना कि रटने की विधि, है ना। यानी रोट मेमोराइजेशन के ऊपर यहाँ पर फोकस नहीं होता है, बल्कि हमारा क्रिटिकल थिंकिंग स्किल को डेवलप करना, और वो भी कैसे, एनालिसिस और इवैल्यूएशन के जरिए कॉम्प्लेक्स इशूज के। पहला ऑप्शन है आपके सामने समस्या आधारित शिक्षण यानी प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। दूसरा ऑप्शन है लेक्चर मेथड व्याख्यान विधि। तीसरा ऑप्शन है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड प्रदर्शन विधि। और चौथा ऑप्शन है ट्रेडिशनल मेथड पारंपरिक विधि। तो बताइए इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर क्या होगा, नीचे जाना है आपको कमेंट सेक्शन में और मेंशन करना है। लाइव चैट में नहीं, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। और कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, हर एक क्वेश्चन के लिए आप करिए। अगर मैं भूल जाता हूँ किसी क्वेश्चन के बारे में ये बात कहना, तो भी आपको जाके उसके लिए आंसर करना है ना। तो देखिए, पहला ऑप्शन है यहाँ पर प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। ये स्ट्रेटेजी जो है ना, फोकस करता है स्टूडेंट्स के साथ एंगेज करना रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के साथ। यानी इसमें हमें एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जो है यहाँ पर एनालाइज करते हैं, फिर इवेलुएट करेंगे आप, और इससे आप जो है ना क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करेंगे इसमें, है ना, आलोचनात्मक सोच का इस्तेमाल करेंगे। तभी तो आप सोल्यूशंस तक पहुंच पाएंगे, तभी तो आप सोल्यूशन डिराइव कर पाएंगे। तो यानी कि ये एक्टिव लर्निंग को प्रमोट करता है। ये जो हमारा जो एक्टिव लर्निंग होता है, जो सक्रिय अधिगम होता है, इसको प्रमोट करता है। और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, जिसे हम HOTS कहते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, उसको प्रमोट करता है। तो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए भी सही उत्तर हो जाएगा, समस्या आधारित शिक्षण। और अगर हम लेक्चर मेथड को देखें तो ये एक ट्रेडिशनल टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, और मेनली ये कंटेंट को डिलीवर करने के ऊपर फोकस होता है कि बस आप कंटेंट आपने डिलीवर कर दिया, और इंटरैक्टिव नहीं होता है, कंड्यूसिव नहीं होता है क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए। तो इसलिए ये नहीं होगा। सेम सेम तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन मेथड भी अगर हम देखें तो ये भी जोर डालता है कि कैसे कोई भी वर्क किया जाता है, ये दिखाता है करके। तो यानी डेमो करना, डेमो आपने नाम सुना होगा ना। तो अगर कोई चीज़ डेमो करके दिखाओगे तो वहाँ पर भी टीचर ही फोकस में होता है, टीचर सेंटर्ड ही होता है। यानी कि ये स्किल को, कोई स्किल अगर आप जो है उसको ग्रहण करना चाहते हो उसके लिए बेस्ट होता है, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप यहाँ भी नहीं होता है, क्योंकि इसमें भी टीचर का ही प्राइमरी रोल है, इसलिए ये भी नहीं होगा। और ट्रेडिशनल मेथड या पारंपरिक विधि क्या चलती हुई है जनरली, अगर हम ट्रेडिशनल मेथड्स को देखें तो रूट मेमोराइजेशन यानी रटने पर हमारा जोर होता है ट्रेडिशनल मेथड में। क्योंकि देखिए, पहले क्या है कि आज से अगर हम बहुत पहले की बात करें, 3000 साल पहले की बात करें, उस समय पे सारी चीज़ें जो है ना वो रट के ही याद करना पड़ता था, क्योंकि लिपि नहीं थी सबसे पहले तो। और लिपि के अलावा लिखने के लिए जो सामग्रियाँ उपलब्ध थी उनकी लाइफ ज़्यादा नहीं थी, है ना। तो पत्र पे या पत्तों पे जो है लिखा जाता था, और पत्ते जो है इनको, इनका संरक्षण करना, इनको बचा के रखना बहुत मुश्किल था, है ना। इस वजह से बहुत चीज़ें जो है ना वो ओरली याद की जाती थी, ओरली यानी कि मौखिक रूप से। और इसलिए ट्रेडिशनल मेथड भी इसका सही उत्तर नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। हमारा सेकंड क्वेश्चन रिसर्च एप्टीट्यूड से है। इन क्वालिटेटिव रिसर्च विच मेथड इज यूज्ड टू एनालाइज द अंडरलाइंग थीम्स इन अ टेक्स्ट और अ सीरीज ऑफ इंटरव्यूज टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स। देखिए, ऐसे ही लंबे लंबे क्वेश्चन एनटीए पूछता है ना, जिसमें कि स्टेटमेंट बहुत बड़ा होता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। गुणात्मक अनुसंधान में किस पद्धति का उपयोग किसी
टेक्स्ट या साक्षात्कारों की एक श्रृंखला में निहित विषयों का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है ताकि प्रतिभागियों के दृष्टिकोणों को समझा जा सके। टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। ऑप्शन है पहला थीमेटिक एनालिसिस, दूसरा है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, तीसरा है रिग्रेशन एनालिसिस और चौथा है कंटेंट एनालिसिस। तो बताइए इनमें से कौन से टाइप का जो है क्वालिटेटिव रिसर्च में ये होता है, कौन से टाइप का मेथड जो है इसको यूज़ किया जाता है एनालाइज करने के लिए अंडरलाइंग थीम को, कोई भी टेक्स्ट या सीरीज में या इंटरव्यू, जिसको समझने के लिए कि लोगों का या जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका पर्सपेक्टिव क्या, उनका नज़रिया क्या है, प्रतिभागियों के दृष्टिकोण को समझा जा सके। तो देखिए नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी हम डिस्कस कर देते हैं। और आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में जाके और इसका सही उत्तर आपको क्या लग रहा है वो मेंशन कर देना है। पहला ऑप्शन है थीमेटिक एनालिसिस। देखिए ये क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड होता है, गुणात्मक अनुसंधान पद्धति या क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड होता है ये, क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड। और इसको यूज किया जाता है अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, अगर आप एनालाइज करना चाहते हैं और इंटरप्रेट करना चाहते हैं, व्याख्या करना चाहते हैं थीम्स का। किसी भी डेटा के अंदर में थीम्स छुपे होते हैं, इन थीम्स को अगर हम एनालाइज, आइडेंटिफाई और इंटरप्रेट करना चाहते हैं, स्पेशली इंटरव्यू या टेक्स्ट अगर हम इसके बारे में बात करें तो थीमेटिक एनालिसिस कहते हैं और यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट ऑप्शन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो ये क्वांटिटेटिव डेटा के लिए होता है। आपको मालूम है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं या सांख्यिकीय विश्लेषण करते हैं। तो इसमें न्यूमेरिकल टेक्निक्स जैसे एवरेज हो गया, मीन हो गया, मोड हो गया, मीडियन हो गया, परसेंटेज हो गया, ये सभी निकाला जाता है और ये इसका सही उत्तर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्वालिटेटिव रिसर्च बोला है। रिग्रेशन एनालिसिस ये भी क्वांटिटेटिव रिसर्च में ही होता है। रिलेशनशिप को आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं अलग अलग वेरिएबल्स के बीच में, तो ये भी क्वालिटेटिव डेटा में अप्लाई नहीं होता। और कंटेंट एनालिसिस जो है ना, ये क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, लेकिन इसका फोकस होता है क्वांटिफाइंग और एनालाइजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोई भी स्पेसिफिक वर्ड या कॉन्सेप्ट, इसको क्वांटिफाई हम कर सकें, उसको हम नंबर्स में लिख सकें। तो थीमेटिक एनालिसिस जैसा है उसके जस्ट ऑपोजिट में हम इसको देख सकते हैं कि ये डीपर मीनिंग को एक्सप्लोर करना चाहता है। कंटेंट एनालिसिस जो है इसका सही उत्तर नहीं होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए थीमेटिक एनालिसिस। तो आई होप कि इसका सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में आपने दे दिया हो। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। हमारा तीसरा प्रश्न है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशनल कम्युनिकेशन द टर्म फीड फॉरवर्ड रेफर्स टू। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। इस टाइप के जो है यूनिक क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप डेली हमारे इन सेशन से जुड़िए। पहले के जो सेशंस आपने मिस किए हैं उसको भी कंप्लीट करिए और इक्वली इंपॉर्टेंट है ये। और सिर्फ इसी दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए नहीं, बल्कि अगर आप इस जो पर्टिकुलर वीडियो है इसको आप जो है देख रहे हैं जून एग्जामिनेशन के लिए भी, तो उसके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जब तक आपका सिलेबस चेंज नहीं हो जाता है, ये जो वीडियोस है ना, ये आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है और ये हर बार आपके लिए काम आएंगे। तो एजुकेशनल कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में जो फीड फॉरवर्ड टर्म है इसका मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन है द फीडबैक गिवन आफ्टर मैसेज इज डिलीवर्ड, यानी संदेश देने के बाद दी गई प्रतिक्रिया। दूसरा ऑप्शन है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बिफोर अ मैसेज इज डिलीवर्ड गाइडिंग द रिसीवर्स अंडरस्टैंडिंग, यानी संदेश देने से पहले दी गई जानकारी जो प्राप्तकर्ता की समझ को मार्गदर्शित करती है। तीसरा ऑप्शन है द रिस्पॉन्स गिवन बाय द रिसीवर, यानी प्राप्तकर्ता द्वारा दी गई प्रतिक्रिया। या फिर चौथा ऑप्शन है द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग अ मैसेज, यानी संदेश को एनकोड करने की प्रक्रिया। बताइए इनमें से सही उत्तर क्या होना चाहिए? इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन कर दीजिए और मैं स्टार्ट करता हूं डिस्कस करना एक एक ऑप्शन। अगर हम पहले ऑप्शन को देखें, फीडबैक गिवन आफ्टर अ मैसेज डिलीवर्ड, तो इसका मतलब ये क्या है? ये कह रहा है कि कोई भी प्रोसेस जो आप मैसेज को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं जिसके थ्रू, है ना, मैसेज आपको मिल गया तो आपने उसका रिस्पॉन्स दिया, तो ये बिफोर हैंड जो है गाइड नहीं कर रहा है ना, ये बस उसको रिस्पॉन्स देना है, यानी आपको मैसेज मिला और उसको रिस्पॉन्स देने के बारे में, ये फीडबैक कहते हैं हम इसको, है ना। और ये फीड फॉरवर्ड है। तो फीडबैक दूसरी चीज़ है, फीड फॉरवर्ड दूसरा चीज़ है, तो ये नहीं होगा इसका करेक्ट आंसर। दूसरा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बिफोर अ मैसेज डिलीवर्ड गाइडिंग द रिसीवर्स अंडरस्टैंडिंग, यानी देखिए आपने किसी के पास मैसेज भेजा और मैसेज भेजने से पहले ही कुछ इन्फॉर्मेशन उनको दे दिया कि मैसेज जो है जो जाने वाला है वो किस कॉन्टेक्स्ट में है, किस संदर्भ में मैं मैसेज भेजने वाला हूँ। मान लीजिए मैंने आपको यहाँ आपके यहाँ मैसेज भेजा और मैंने आपको बोल दिया कि देखिए जो जो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ना अभी आप जो डिस्कशन ग्रुप में, तो वो हमारे क्लास नंबर 9 से रिलेटेड हैं या जो 1 दिसंबर का सेशन है उससे रिलेटेड है। ऐसा करके मैंने आपको मान लीजिए कोई मैसेज भेजा, तो आप तुरंत जो है उसको कनेक्ट कर लेंगे कि हाँ इस तारीख को जो है ये वाला सेशन सर ने लिया था, इसमें कुछ प्रॉब्लम था, शायद उसी के बारे में ये है। तो ये मैंने इसको क्या कहेंगे? फीड फॉरवर्ड कहेंगे, यानी प्रिपरेटरी इन्फॉर्मेशन हम कह सकते हैं। यानी
आप जो है आपको मैसेज मिलने से पहले ये पता चल गया कि वो मैसेज किस बारे में होने वाला है, तो ज़्यादा बेहतर ढंग से अच्छे से कॉन्टेक्स्ट समझ पाएंगे, संदर्भ समझ पाएंगे उस मैसेज का, आपको क्यों मिल गया, है ना, एक आइडिया हो गया आपको। तो इससे आप एंटिसिपेट कर पाएंगे मैसेज को, कॉम्प्रिहेंशन को एड करने के लिए, यानी कि आप जो है कैसे उस मैसेज को समझते हैं, इसको इसमें हेल्प करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, और ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया, और बहुत ही नया और बहुत ही जो है डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, कोई आपको बताएगा नहीं इस बारे में। फीड फॉरवर्ड इसको हम कहते हैं, तो फीडबैक का जस्ट ऑपोजिट होता है ये, है ना। सी ऑप्शन, रिस्पॉन्स गिवन बाय रिसीवर, तो ये फीडबैक बताता है, तो ये तो फीडबैक ही हो गया। फीडबैक कोई तो हम कहते हैं रिस्पॉन्स गिवन बाय रिसीवर। और द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग ए मैसेज, तो इसको तो हम एनकोडिंग कहते हैं। यहाँ पर आप क्या करते हैं कि जो मैसेज इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, थॉट से वर्ड्स में ले आते हैं, यानी आपके मन में कोई आइडिया है, उस आइडिया को आपने शब्दों का इस्तेमाल करके कुछ लिखा, इसी को हम एनकोडिंग कहते हैं। तो ये भी नहीं होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो आई होप कि ये नया कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा हो समझ के, और ऐसे ही नए नए कॉन्सेप्ट्स को अगर आप सीखना चाहते हैं तो डेली हमारे इन सेशन से जुड़िए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करिए, बताइए कि कितने बेहतरीन तरीके से हम डेली यहाँ पर मिलते हैं और तैयारी करते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा आईसीटी या इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिकल लिमिटेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इन एजुकेशन? निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक क्षेत्र में क्लाउड कंप्यूटिंग की एक महत्वपूर्ण सीमा है? पहला ऑप्शन है अनलिमिटेड स्टोरेज एंड रिसोर्सेज, यानी अनलिमिटेड भंडारण और संसाधन। दूसरा ऑप्शन है कॉस्ट इफेक्टिवनेस इन द लॉन्ग टर्म, यानी लंबी अवधि में लागत प्रभावशीलता। तीसरा ऑप्शन है डिपेंडेंसी ऑन इंटरनेट कनेक्टिविटी, यानी इंटरनेट कनेक्टिविटी पर निर्भरता। और चौथा ऑप्शन है इनहैंस्ड कोलैबोरेशन एंड शेयरिंग, यानी सहयोग और साझेदारी में वृद्धि। तो इनमें से कौन सा एक लिमिटेशन है क्लाउड कंप्यूटिंग का एजुकेशन में, शिक्षा के क्षेत्र में, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर क्या होना चाहिए इन चारों ऑप्शंस में से, नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, और फिर मैं एज यूजुअल डिस्क्राइब करूंगा, एक एक ऑप्शन आपके साथ डिस्कस करूंगा। आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया हो। देखिए, पहला ऑप्शन है अनलिमिटेड स्टोरेज एंड रिसोर्सेज। क्लाउड कंप्यूटिंग का ये एक बेनिफिट है, ये लिमिटेशन नहीं है। यहाँ पर लिमिटेशन के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पर जो है एक इसकी सीमा, या हम कह सकते हैं कि इसकी क्या जो है नेगेटिव एस्पेक्ट है उसके बारे में बात कर रहा है। देखिए, अनलिमिटेड स्टोरेज तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। आज आप मोबाइल फ़ोन खरीदते हो, मोबाइल फ़ोन में आप 128 जीबी, 256 जीबी, 512 जीबी या 1 टीबी तक का स्टोरेज भी देखने को मिल रहा है, 2 टीबी भी देखने को मिल रहा है अब। तो ये स्टोरेज लेते हैं, लेकिन ये स्टोरेज जितना आप बढ़ाते जाएंगे वो प्राइस भी बढ़ता जाएगा, और ये प्राइस और दूसरी चीज़ कि ये परमानेंट नहीं होता है। मान लीजिए आपका स्मार्टफोन चोरी हो गया, या आपका स्मार्टफोन जो है डैमेज हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, उस केस में वो डेटा रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग का फ़ायदा ये है कि एक तो आपको यहाँ पर जितना आप चाहें डेटा ले सकते हैं। हाँ, उसके लिए आपको कुछ प्रीमियम पे करना पड़ता है, कुछ मंथली चार्ज पे करना पड़ता है। तो स्टोरेज तो अनलिमिटेड होता है, आप जो है एक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और मंथली चार्ज के हिसाब से आप अनलिमिटेड स्टोरेज को जो है वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और रिसोर्सेज भी यहाँ पे अलग-अलग जो है, वहाँ पर आपको आपके फ़ोटोज़ जो हैं वो डेट के हिसाब से सॉर्ट कर दिया जाता है। वहाँ पर जो है आप लोगों के चेहरे के हिसाब से सॉर्ट कर दिया जाता है, तो ये भी सारे फ़ायदे हैं। और यहाँ पर डेटा लॉस नहीं होगा, और एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में चीज़ें होती हैं, तो इससे भी ये होता है कि आपका जो डेटा है वो चोरी भी नहीं होगा, डेटा लीक भी नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें फ़ायदा है, ना कि नुकसान है, तो इसलिए ये इसका सही उत्तर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चीज़ पूछ रहा है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस इन द लॉन्ग टर्म, देखिए ये भी एक एडवांटेज है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो आपको बेनिफिट है। लागत प्रभावशीलता, यानी आपका जो पैसा लग रहा है उसके मुकाबले जो चीज़ आपको मिल रहा है वो ज़्यादा बेहतर है इसमें, तो ये तो एक फ़ायदा है, नुकसान थोड़ी है। डिपेंडेंसी ऑन इंटरनेट कनेक्टिविटी, देखिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं होगा तो आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे अपने फ़ोटोज़ को, जो क्लाउड कंप्यूटिंग या क्लाउड पे अगर है। वैसे ही अगर आपने कोई एजुकेशनल कंटेंट या कोई कोई भी डॉक्यूमेंट स्टोर कर रखा है क्लाउड में, और इंटरनेट आपके पास नहीं है, तो आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये एक लिमिटेशन इसका हो गया, यानी इंटरनेट की उपलब्धता जरूरी है फॉर एक्सेसिंग दिस डॉक्यूमेंट्स और एनी क्लास और एनीथिंग। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सी ऑप्शन जो है लिमिटेशन है क्लाउड कंप्यूटिंग का। और कोलैबोरेशन और शेयरिंग को इन्हेंस करता है, तो ये तो अच्छी चीज़ है कि सहयोग और साझेदारी में वृद्धि करता है, तो ये भी अगेन एक बेनिफिट है कि ये टीम वर्क को फैसिलिटेट करता है, रिसोर्स शेयरिंग रियल टाइम में करने में हेल्प करता है। बहुत सारे ऐप्स हैं, जैसे गूगल मीट है, गूगल क्लासरूम है, टीम है, और इसके जरिए आप जो है कोलैबोरेट कर सकते हैं आपस में, और इससे एक बेहतर जो है कुछ बना सकते हैं, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो फ़ायदा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। इसमें एक नेगेटिव चीज़ पूछ रहा है, और सी ऑप्शन है इसमें नेगेटिव चीज़ है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी।
अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हायर एजुकेशन सिस्टम का एक क्वेश्चन है, द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसे हम NIRF के नाम से जानते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य या प्राइमरली एम जो है ना, वो इंस्टीट्यूशंस को रैंक करना है किस आधार पर, किस बेसिस पर। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज अवेलेबल, यानी उपलब्ध बुनियादी ढांचा और सुविधाएं। दूसरा ऑप्शन है टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज, यानी शिक्षण अधिगम और संसाधन। तीसरा ऑप्शन है संस्थागत स्वायत्ता और शासन, यानी इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी एंड गवर्नेंस। और चौथा ऑप्शन है शोध आउटपुट और सामाजिक प्रभाव, यानी रिसर्च आउटपुट्स एंड सोशल इम्पैक्ट। तो बताइए इनमें से कौन सा प्राइमरी एम है, इंस्टीट्यूशन को रैंक करता है जो NRF, तो किस इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा जो ऐसा ऑप्शन है जिसको ये सबसे ज्यादा फोकस करता है रैंकिंग करते समय। तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज जो है इसको भी कंसीडर किया जाता है ना, ये भी जो है रैंक करने में हेल्प करते हैं, लेकिन प्राइमरी फोकस नहीं होता है। प्राइमरी फोकस होता है ये बी ऑप्शन, शिक्षण अधिगम और संसाधन, टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, और इसी के अंदर सभी चीजें आ जाती हैं। NRF प्रायोरिटाइज करता है कि ये पैरामीटर्स जो हैं इसमें स्टूडेंट टीचर रेशियो यहाँ पर सही हो, यानी जो शिक्षक और जो शिक्षार्थी हैं इनका अनुपात जो है, स्टूडेंट टीचर रेशियो है, वो बिल्कुल सही बैठना चाहिए। यानी कम स्टूडेंट्स पे जो टीचर हैं वो होने चाहिए। मान लीजिए कि 30 स्टूडेंट हैं तो इस पे एक टीचर है, तो बहुत अच्छा शिक्षक और शिक्षार्थी अनुपात माना जाता है। और लर्निंग रिसोर्सेज बेहतर होने चाहिए। इफेक्टिवनेस, जो टीचिंग मेथड यूज़ किया जा रहा है वो बेहतर होना चाहिए। जो टीचिंग मेथडोलॉजी यूज हो रहा है वो सही होना चाहिए। उसके बाद से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, ये सभी चीज़ें यहाँ पर जो है शामिल होती हैं। इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी और गवर्नेंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन टीचिंग और लर्निंग के बाद ही ये आते हैं। और यहाँ पर देखिए ये सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्राइमरी एम पूछ रहा है। रिसर्च आउटपुट और सोशल इम्पैक्ट भी क्रूशियल है, लेकिन प्राइमरी एस्पेक्ट जो है ना वो NRF रैंकिंग में टीचिंग लर्निंग और रिसोर्सेज ये होते हैं। तो बी ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न पर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिटरी बाउंड्रीज रेफर्स टू। बताइए सतत विकास के संदर्भ में ग्रह सीमा का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है द लिमिट्स टू नेचुरल रिसोर्सेज दैट ह्यूमैनिटी कैन कंज्यूम, यानी प्राकृतिक संसाधनों की सीमाएं जिन्हें मानवता खपत कर सकती है। दूसरा ऑप्शन है द ग्लोबल एनवायरमेंटल बाउंड्रीज विद इन विच ह्यूमैनिटी कैन सेफली ऑपरेट विदाउट कॉजिंग इरिवर्सिबल एनवायरमेंटल डैमेज, यानी वैश्विक पर्यावरणीय सीमाएं जिनके भीतर मानवता बिना अपरिवर्तनीय पर्यावरणीय नुकसान किए सुरक्षित रूप से कार्य कर सकती है। तीसरा ऑप्शन है द फिजिकल लिमिट्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी मानव जनसंख्या वृद्धि की भौतिक सीमाएं। या फिर चौथा ऑप्शन है द जियोग्राफिकल लिमिट्स विद इन विच इकोसिस्टम कैन एग्जिस्ट, उन भौगोलिक सीमाओं के भीतर जहां पारिस्थितिकी तंत्र अस्तित्व में रह सकते हैं। तो चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा फॉर प्लानिटरी बाउंड्री। अगेन दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत इन डेप्थ टॉपिक को यहाँ पर हम टच कर रहे हैं, और इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि NTA जो है अब आपसे इसी टाइप के प्रश्न पूछ रहा है। तो प्लानिटरी बाउंड्रीज क्या होते हैं, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग जो यहाँ पर आपने सॉल्व किया है आप ही लोग वहाँ पर सही कर पाएंगे, लेकिन लोग कहेंगे कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस है और ये है, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ डिस्कस करना। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में याद के दे दीजिए, क्या होगा, आपको क्या लग रहा है। देखिए जो कह रहा है द लिमिट टू नेचुरल रिसोर्सेज दैट ह्यूमैनिटी कैन कंज्यूम, तो प्लानिटरी बाउंड्रीज जो है ना ये सिर्फ रिसोर्स कंजम्पशन के बारे में नहीं होता है, बल्कि सेफ ऑपरेशनल लिमिट्स के बारे में हम बात करते हैं, है ना। तो ये तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी और हम बात करते हैं, तो यानी कि ये नहीं होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, द ग्लोबल इन्वायरमेंटल बाउंड्रीज विद इन विच ह्यूमैनिटी कैन सेफली ऑपरेट विदाउट कॉजिंग इरिवर्सिबल इन्वायरमेंटल डैमेज। यानी जो बी ऑप्शन है वो बहुत ही करेक्टली डिफाइन कर रहा है कि कैसे जो है कौन सा इसका सही उत्तर होगा। प्लानिटरी बाउंड्रीज किसे कहते हैं, इसमें एक थ्रेशोल्ड होता है। थ्रेशोल्ड मतलब एक अपर लिमिट होता है जहां तक जो है आप रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं, और ये क्लाइमेट चेंज को हैम्पर किए बिना, यानी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको आप ट्रिगर ना कर दें और ज़्यादा बढ़ा ना दें। बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता जो है इसको आप हानि ना पहुंचाएं, और जो पानी का यूज़ है, जो वाटर का यूज़ है, इसको आप जो है कैसे चेक में रखें, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये थ्रेशोल्ड्स हैं और इसके ऊपर अगर काम कर रहे हैं तो इसी को हम कहते हैं प्लानिटरी बाउंड्रीज। मतलब हमारे इन्वायरमेंट में कोई ऐसा डैमेज हम ना कर दें जो कि इरिवर्सिबल है, जिसे बाद में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो रिसोर्स कंजम्पशन वगैरह बहुत ही माइंडफुल होकर करना है, और सेफली ऑपरेट करना विदाउट कॉजिंग दिस डैमेज, इसी को हम कहते हैं प्लानिटरी बाउंड्रीज। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। द फिजिकल लिमिट्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, ये नहीं होगा, ये तो इरेलेवेंट है प्लानिटरी बाउंड्री से, और ये जो है ना इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे फोकस करता है प्लानिटरी बाउंड्री, तो ये नहीं होगा। और जियोग्राफिकल लिमिट विद इन विच इकोसिस्टम कैन एग्जिस्ट, तो ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि प्लानिटरी बाउंड्री जो है ना सिर्फ जियोग्राफिकल लिमिट नहीं बल्कि सिस्टमिक थ्रेशोल्ड्स के ऊपर डिपेंड करते हैं।
सिस्टमिक थ्रेशोल्ड्स मतलब एक लिमिट जो कि आप यूज़ कर सकते हैं सेफली इन रिसोर्सेज को विदाउट कॉजिंग डैमेज एंड इरिवर्सिबल डैमेज। परमानेंट जिसम कहते हैं, इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, परमानेंट डैमेज आपने कर दिया इन्वायरमेंट में। मान लीजिए आपने इतना कोयला निकाला कि परमानेंटली डैमेज कर दिया आपने, वो कोयला जो है बिल्कुल ख़त्म कर दिया, फॉसिल फ्यूल ख़त्म कर दिए, इतना पोल्यूशन हो गया कि रहने लायक नहीं बचा पृथ्वी। तो ऐसा नहीं करना है। तो बी ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा प्लानिटरी बाउंड्रीज के लिए। अब हम बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। इंडियन लॉजिक का ये क्वेश्चन है, इन इंडियन लॉजिक विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड यूज्ड टू डिराइव वैलिड कंक्लूजन फ्रॉम एस्टैब्लिश्ड प्रीमाइसेस। भारतीय तर्कशास्त्र में निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति स्थापित पूर्व धारणाओं से वैध निष्कर्ष निकालने के लिए उपयोग की जाती है? पहला ऑप्शन है अनुमान या इन्फ्रेंस, दूसरा ऑप्शन है प्रत्यक्ष या परसेप्शन, तीसरा ऑप्शन है शब्द या टेस्टिमनी, या चौथा ऑप्शन है उपमान या कंपैरिजन। देखिए इसको वर्बल टेस्टिमनी के भी नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि इनमें से कौन से मेथड का यूज करते हैं हम वैलिड कंक्लूजन निकालना एस्टैब्लिश्ड प्रीमाइसेस से। तो देखिए अगर हम अनुमान के बारे में बात करें तो अनुमान क्या करता है, ये वैलिड कंक्लूजन निकालता है फ्रॉम प्रीमाइसेस, है ना, एस्टैब्लिश्ड प्रीमाइसेस के थ्रू, और यही इसका सही उत्तर हो जाएगा 7th का। अनुमान निष्कर्ष, जो आप अनुमान निकालते हैं ना, इन्फ्रेंस करते हैं आप, तो आप क्या करते हैं इसमें, आप वैलिड कंक्लूजन निकालते हैं एस्टैब्लिश्ड प्रीमाइसेस के ऊपर। प्रत्यक्ष मतलब आप क्या कर रहे हैं, ऐसा नॉलेज गेन कर रहे हैं, ऐसे ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं जो कि डायरेक्ट सेंसरी एक्सपीरियंस के थ्रू कर रहे हैं, अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू कर रहे हैं, अपने जो जो आपकी इंद्रियां हैं उनके थ्रू कोई अगर आप नॉलेज हो रहा है, जैसे कोई कुछ टेस्ट कर रहे हैं और टेस्ट करके बताया कि ये चीज़ खट्टा या मीठा है, कोई चीज़ स्मेल करके आपने बताया कि बहुत प्लेजेंट स्मेलिंग है, कोई चीज़ जो है आपने टच करके बताया कि ये हॉट है या कोल्ड है, ये सभी क्या हो रहा है, आपको प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है, अपने इंद्रियों के वजह से ये ज्ञान आपको मिल रहा है, तो ये प्रत्यक्ष कहते हैं। शब्द मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप कोई नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं रिलायबल सोर्सेज से। मान लीजिए कि आपको किसी टीवी चैनल में कोई वहाँ पर मौसम वैज्ञानिक है, उन्होंने वो बैठे हुए और उन्होंने एनालाइज करके बताया है कि हाँ 1 या 2 दिन में मौसम बदलने वाला है, बादल आने वाले, बारिश होने वाली है, तो वो क्या है, आपको वेरीफाइड सोर्स से ये पता चल रहा है, तो इसलिए ये शब्द भी इसका सही उत्तर नहीं होगा। और चौथा ऑप्शन है उपमान, कंपैरिजन। तो अगर आप नॉलेज गेन कर रहे हैं थ्रू एनालॉजी और कंपैरिजन, आप जो है दो चीज़ों को कंपेयर करके और नॉलेज गेन कर रहे हैं, तो उसको हम उपमान कहते हैं। तो इन्फ्रेंस इसके ये भी नहीं होगा, ये अनुमान होगा, इसका सही उत्तर ए ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कॉमेंट सेक्शन में दे दिया हो। अब हम बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन, वेस्टर्न लॉजिक। क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर क्या होगा, नीचे कॉमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। इन फॉर्मल लॉजिक द प्रिंसिपल ऑफ नॉन कॉन्ट्राडिक्शन असर्ट्स दैट। औपचारिक तर्क में असंगति का सिद्धांत क्या घोषित करता है? पहला ऑप्शन है अ स्टेटमेंट कैन बी बोथ ट्रू एंड फॉल्स साइमल्टेनियसली। दूसरा ऑप्शन है अ स्टेटमेंट कैन नॉट बी बोथ ट्रू एंड फॉल्स एट द सेम टाइम। तीसरा ऑप्शन है लॉजिकल रीजनिंग इज बेस्ड सोलली ऑन एम्पेरिकल एविडेंस। या फिर चौथा ऑप्शन है अ वैलिड आर्गुमेंट मस्ट इंक्लूड अ प्रीमाइस दैट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। बताइए कथन एक साथ सत्य और असत्य दोनों हो सकता है, क्या ये है असंगति का सिद्धांत? या फिर एक कथन एक ही समय में सत्य और असत्य नहीं हो सकता है? या फिर तर्क केवल अनुभवजन्य प्रमाणों पर आधारित होता है? या फिर चौथा ऑप्शन है एक वैध तर्क में ऐसा पूर्वधारणा शामिल होना चाहिए जो सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत हो? तो बताइए इनमें से कौन सा होगा। फॉर्मल लॉजिक के बारे में अगर हम बात करें तो द प्रिंसिपल ऑफ नॉन कॉन्ट्राडिक्शन। तो देखिए इसका जो भी सही उत्तर होगा आई होप कि आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया हो। अब हम स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना एक एक ऑप्शन। पहला ऑप्शन है जो स्टेटमेंट कैन बी बोथ ट्रू एंड फॉल्स साइमल्टेनियसली, तो ये गलत है क्योंकि ये तो नॉन कॉन्ट्रडिक्शन के प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है। अगर कोई स्टेटमेंट आप दे रहे हैं, मैंने बोला कि आज गर्मी है और सर्दी भी है, तो ये तो मैंने अपने ही बात को जो है अपोज कर दिया ना। तो एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है साइमल्टेनियसली एक ही साथ में, ये तो बिल्कुल भी नॉन कॉन्ट्राडिक्शन नहीं बल्कि ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, इसलिए ये इसका सही उत्तर नहीं होगा। अ स्टेटमेंट कैन नॉट बी बोथ ट्रू एंड फॉल्स एट द सेम टाइम, ये बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक कथन एक ही समय में सत्य और असत्य नहीं हो सकता, इसी को हम कहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ नॉन कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है। फिर लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड सोलली ऑन एम्पेरिकल एविडेंस, क्योंकि फॉर्मल लॉजिक जो है ना इंडिपेंडेंट होता है एम्पेरिकल एविडेंस के ऊपर, यानी इससे कोई मतलब नहीं होता एम्पेरिकल एविडेंस से फॉर्मल लॉजिक का ना। लॉजिक जो है चाहे जो स्टेटमेंट है वो गलत हो, चाहे उसका कंटेंट वो ट्रू ना हो, है ना, इसको हम साउंडनेस कहते हैं। चाहे जो है स्टेटमेंट का साउंडनेस कुछ भी हो, लॉजिक जो है वो अपने रीजनिंग के हिसाब से जो है वो गलत या सही होता है। तो स्ट्रक्चर्ड रीजनिंग अगर आप करेंगे तो वो जो है ना उससे सही होता है। तो एम्पेरिकल एविडेंस इसका लेना देना नहीं होता है। और वैलिड आर्गुमेंट मस्ट इंक्लूड अ प्रीमाइस दैट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, तो ये भी गलत है। वैलिड आर्गुमेंट जो है ना इसमें अजम्पशंस भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड चीज़ें ही जो है आप यहाँ पर देंगे, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। वैलिडिटी जो है आर्गुमेंट की वो आपके
प्रीमाइस का यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस नहीं बताता है, बल्कि वो साउंड आर्गुमेंट जो है अगर आप देंगे तो उसमें साउंडनेस हम चेक करते हैं। तो ये भी नहीं होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। आई होप कि इसका सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में आपने दे दिया हो। और अब हम बढ़ते हैं अपने 9th क्वेश्चन पे। वीडियो को यहाँ तक अगर आपने देख लिया है तो सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र आप हैं, क्योंकि डेली आप इन वीडियोज़ को देख रहे हैं, डेली आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत लोग हैं जो आखिरी 10 दिनों में ये चीज़ें करेंगे, 10 चैनल पे जाते हैं, 10 चीज़ों को देखते हैं और बस न्यूज़ में लगे रहते हैं कि क्या न्यूज़ आ गया, कब एडमिट कार्ड आएगा, कब ये होगा। आप जो है सबसे पहले तैयारी करिए, जो चीज़ जैसे जब आनी होगी आ जाएगी, है ना? और मैं एक और चीज़ बताता हूँ, हमारा ये चैनल क्यों नहीं बहुत ज़्यादा बूम करता है। एक तो हम ऐड वगैरह नहीं चलाते हैं, दूसरी चीज़ कि हम माइंडलेसली, है ना, कोर्सेज सिर्फ नहीं बेचना चाहते कि सिर्फ कोर्सेज बेचने में लगे हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं देख रहा हूँ, जो 8-8 हज़ार 6-6 हज़ार के कोर्सेज जो है वो बेच रहे हैं, 15-15 हज़ार के इवन कोर्सेज बेच रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं, कंटेंट आपको इससे बेकार क्वालिटी का मिलेगा, लेकिन उनके पास अच्छी टीम है, उनके पास अच्छे पैसे हैं, बाहर से पैसे आ रहे हैं बर्न करने के लिए, है ना, फंडिंग मिली हुई है। तो इस वजह से क्या करते हैं, वो पूरा जो है खर्च कर रहे हैं और लोगों को लगता है कि बस वो, क्योंकि वो दिखते हैं चारों तरफ, तो वो उनको जो है सही लगते हैं कि हाँ ये रेलेवेंट है। तो ये चीज़ें हैं, इसको थोड़ा समझना होगा। अगर आप एक पढ़ने वाले छात्र हैं तो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, और बाकी सब चीज़ें 2-3 साल बाद आपसे कोई पूछेगा नहीं कि आप किस कोचिंग से, अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो फिर वहाँ पर आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ से पढ़ रहे हो, है ना? ज़रूरी नहीं है कि आप कोई ब्रांडेड जगह से ही पढ़ोगे तो आप जो है इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। मैंने खुद से ही सेल्फ स्टडी किया था और मैम का हेल्प लिया था, एक आध जगह से और देखा था, लेकिन मेनली जो है मैंने स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपनी पढ़ाई की थी, अपने से बनाया था सारी चीज़ें। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है 15-15 हज़ार का सब्सक्रिप्शन लो। यहाँ पर हम लोग 500-500 रुपये में 1-1 हज़ार रुपये में आप लोगों के लिए स्ट्रक्चर्ड कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं चाहता हूँ, या मैम चाहती हैं कि बहुत कम जो लोग हैं वो ये काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग हैं जो सिर्फ पैसे कमाने में लगे हुए हैं। हम तो अपना जो खर्च है वो भी नहीं निकाल पाते, जो ऐप का खर्च है वो भी नहीं निकाल पाते। तो आप जो इन सभी चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए, बल्कि डेली इन सेशंस को अटेंड करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए देखिए कि कैसे अपने आप को प्रोडक्टिव बना दें। आज जो है वो कल के मुकाबले आपको बेहतर बनना है, और कल आने वाले कल में आपको आज के मुकाबले बेहतर बनना है ना? तो ये चीज़ें जो हैं बिल्कुल ध्यान में रखिए। 9th क्वेश्चन हमारा है, A researcher using a mixed method approach would most likely combine। एक शोधकर्ता जो मिश्रित विधियों का उपयोग करता है वो सबसे अधिक संभावना से किसे जोड़ने का प्रयास करेगा। पहला है क्वांटिटेटिव डेटा विद क्वालिटेटिव एनालिसिस, यानी मात्रात्मक डेटा के साथ गुणात्मक विश्लेषण। दूसरा ऑप्शन हिस्टोरिकल डेटा विद एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, यानी ऐतिहासिक डेटा के साथ प्रयोगात्मक परिणाम। तीसरा ऑप्शन है को रिलेशनल एनालिसिस विद डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, यानी सह संबंधात्मक विश्लेषण के साथ वर्णनात्मक शोध। और चौथा ऑप्शन है ऑब्जर्वेशनल रिसर्च विद कंटेंट एनालिसिस, यानी अवलोकनात्मक शोध के साथ सामग्री विश्लेषण। बताइए, एक रिसर्चर मिक्स मेथड अप्रोच का इस्तेमाल करेगा तो किन किन चीज़ों को कंबाइन करेगा। बहुत ही अच्छे तरीके से पूछा हुआ प्रश्न है, मतलब उसी प्रश्न को दूसरे तरीके से कैसे पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर क्या होगा, नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप मुझे बताइए, और फिर मैं स्टार्ट करता हूँ एक एक ऑप्शन डिस्कस करना। देखिए, अगर इसमें हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च विद कंटेंट एनालिसिस, तो ये क्वालिटेटिव दोनों ही हैं, यानी ऑब्जर्वेशनल रिसर्च भी एक क्वालिटेटिव मेथड होता है और कंटेंट एनालिसिस भी एक क्वालिटेटिव मेथड या गुणात्मक विधि ही होता है। तो इन दोनों को भी अगर आप कंबाइन कर लें तो भी आप मिक्स मेथड नहीं कर पाएंगे। मिक्स मेथड में हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को जोड़ते हैं, तो ये नहीं होगा। कोरिलेशनल एनालिसिस और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, तो देखिए ये दोनों जो है वो क्वांटिटेटिव मेथड्स होते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी एक तरीके से आप देखेंगे तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है, तो आप बता नहीं सकते हैं कि कौन सा होगा। और कोरिलेशनल एनालिसिस जो है ये भी आपका जो है क्वांटिटेटिव मेथड होता है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। हिस्टोरिकल डेटा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, तो ये इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि स्पेसिफिक रिसर्च मेथड के बारे में बात कर रहा है कि हिस्टोरिकल डेटा और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ही सिर्फ मिक्स मेथड होते हैं, नहीं, बल्कि हर एक क्वांटिटेटिव डेटा और क्वालिटेटिव एनालिसिस को अगर आप मिक्स कर रहे हैं तो वहाँ पर एक मिक्स मेथड रिसर्च होता है। देखिए, कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम अगर आपको सॉल्व करना है, कोई कॉम्प्लेक्स इशू के ऊपर अगर काम करना है, रिसर्च करना है, जिसमें सिर्फ एक मेथड का यूज़ करेंगे तो सही नहीं रहेगा। यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के मेथड्स का यूज़ करके और उसकी वैलिडिटी बढ़ाना है, रिलायबिलिटी बढ़ाना है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं मिक्स मेथड रिसर्च का। इसमें हम कंबाइन करते हैं न्यूमेरिकल डेटा को थीमेटिक इनसाइट्स से, और तब जाके हमें मिक्स मेथड अप्रोच का इस्तेमाल करके और अपने अनुसंधान के जो रिजल्ट है उसको और बेहतर बनाते हैं। तो ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मात्रात्मक डेटा के साथ गुणात्मक विश्लेषण। तो आई होप कि इसका सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में आपने दिया हो।
और अब हम पहुंच चुके हैं आज के अपने इस इंपॉर्टेंट सेशन के आखिरी प्रश्न पर। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जो है ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशंस कैसा लगता है, आपको ये हेल्पफुल है कि नहीं आपके लिए ये सेशंस, और आपके एग्जामिनेशन में जो है बहुत सारा हेल्प करने वाला है। और क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मेजर्स। बताइए, जो पारिस्थितिकी पद चिन्ह है इसका विचार क्या मापता है? द टोटल एरिया रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग रिसोर्सेज कंज्यूम बाय ह्यूमंस, यानी उन संसाधनों को उत्पादन करने के लिए आवश्यक कुल क्षेत्र जो मानव द्वारा उपभोग किए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन बायोडाइवर्सिटी, यानी मानव गतिविधि का जैव विविधता पर प्रभाव। तीसरा ऑप्शन है वायुमंडल में उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर। या फिर चौथा ऑप्शन है द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स ड्यू टू ह्यूमन एक्सपेंशन, यानी मानव विस्तार के कारण प्राकृतिक आवासों का वास। तो बताइए इनमें से कौन सा होगा कॉन्सेप्ट इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का? क्या होगा इसका सही उत्तर? क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर क्या होगा नीचे कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन कर दीजिए, और मैं स्टार्ट करता हूं डिस्कस करना एक एक ऑप्शन आपके साथ। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो और इसका जो सही उत्तर है वो नीचे कमेंट सेक्शन में आपने मेंशन कर दिया हो। देखिए, अगर हम पहले ऑप्शन के बारे में बात करें, द टोटल एरिया रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग रिसोर्सेज कंज्यूम बाय ह्यूमंस, तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है? यही तो इसका सही डेफिनेशन है जो फर्स्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये रिसोर्स यूज को सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करता है कि कैसे आप असेस करेंगे रिसोर्स यूज की सस्टेनेबिलिटी जो है इसको, यानी कि आप जो है कितने एरिया आपको रिक्वायर है फॉर प्रोड्यूसिंग रिसोर्सेज कंज्यूम बाय ह्यूमंस, इसी को हम कहते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। अब द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन बायोडाइवर्सिटी, ये जो है ना इकोलॉजिकल इम्पैक्ट इसको हम कहते हैं, ना कि फुटप्रिंट कहते हैं, तो ये नहीं होगा, है ना। और द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिटेड, ये कार्बन फुटप्रिंट इसको कहते हैं हम, कार्बन फुटप्रिंट, ये भी नहीं होगा। और चौथा ऑप्शन है द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स ड्यू टू ह्यूमन एक्सपेंशन, यानी जो हम विस्तार कर रहे हैं उससे जो प्राकृतिक आवासों का ह्रास हो रहा है, जंगलों की कटाई हो रही है, जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं जो जानवरों के वो ख़त्म हो रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कहते हैं, है ना, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कहते हैं। और ये शहरीकरण अर्बनाइजेशन की वजह से हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि की वजह से हो रहा है। तो टोटल रिसोर्स एरिया से इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, द टोटल रिसोर्स एरिया रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग रिसोर्सेज कंज्यूम बाय ह्यूमंस। इसी को हम कहते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो है यही मेजर करता है ना। तो इसलिए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। आई होप कि इसका सही उत्तर जो है आपने कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताया हो, और कोई भी डाउट रह जाए तो आप जो है कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, या फिर हमारा जो फोकस्ड ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम पर, जहाँ पर सिर्फ वही लर्नर्स हैं जिनको एक्चुअल में पढ़ना है, तो उसमें आप पूछ सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं वो ग्रुप में तो आपको सीरियस होना पड़ेगा, एक सीरियस लर्नर होंगे तभी आप ज्वाइन कर सकते हैं वो ग्रुप को, और उसके लिए आपको इनवाइट ओनली ग्रुप है, तो आपको जो है एक लिंक चाहिए होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप जो है क्रैश कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे क्रैश कोर्सेज जो हैं वो इसमें एडमिशन हो रहा है पेपर 1 के लिए, और जो नंबर है वो है 9015958713, और इस नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। जो प्राइस है पेपर 1 के लिए वो मात्र 499 रखा गया है, और आपको जो है बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से कंटेंट मिलेगा। इसमें वन शॉट वीडियोस मिलेंगे, आपको मॉक टेस्ट दिया जाएगा, और साथ ही साथ 1-to-1 गाइडेंस मैं प्रोवाइड करूंगा। नोट्स आपको जिन जिन भी टॉपिक्स पे नोट्स चाहिए वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ऑन योर डिमांड। तो ये सारी चीज़ें मात्र 499 में है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ले सकते हैं एडमिशन। बाकी इस पर्टिकुलर सेशन में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।